गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर में फेडरल सिस्टम यानी संघ व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि संघ क्या होता है, भारत में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो संघ है शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द जो फोइडस है उससे हुई है और इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अर्थात कुछ जो संप्रभु राज्य होते हैं वो एक परस्पर मिलकर के एक समझौता करते हैं और संघ का निर्माण करते हैं। संघात्मक व्यवस्था जहाँ भी होती है वहाँ दो व्यवस्थाएं होती है, दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होती है। एक तो संघ की व्यवस्था होती है और दूसरी जो राज्य होते हैं या जो घटक होते हैं उनकी व्यवस्था होती है। जो ये संघात्मक व्यवस्था जो होते हैं या संघ जिनको कहते हैं हम, उनका निर्माण दो प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा होता है। एक तो होता है केंद्रमुखी शक्तियों द्वारा और दूसरा होता है केंद्र विमुखी शक्तियों द्वारा। ठीक है, जो केंद्रमुखी शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा संघ का निर्माण कब होता है? जब कुछ जो सार्वभौमिक राज्य हैं, जो घटक होते हैं, प्रांत होते हैं, वो सब मिलके ये अनुभव करने लगे कि हमें आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से या फिर हमको सुरक्षात्मक दृष्टि से, जहाँ उनको खतरा लगता है राष्ट्रीय अपनी सुरक्षा के लिए या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, राजनीतिक दृष्टि से यदि वो अनुभव करने लगे कि हमको परस्पर सहयोग के द्वारा एक संघ का निर्माण करना चाहिए और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हमको रहना चाहिए, तब होता है केंद्रमुखी शक्तियों द्वारा संघ का निर्माण। लेकिन दूसरा होता है केंद्र विमुखी शक्तियों द्वारा संघ का निर्माण। ये कब होता है? ये जब होता है जबकि कोई विशाल आकृति वाला जो एकात्मक राष्ट्र होता है वो अपने आप को 2 या 3 भागों में विभक्त कर लेता है, यानी राज्यों में 2, 3 जिस तरह से राज्य का आकार होता है 10 में भी कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में 28 राज्य हैं, तो जो विशाल आकृति वाला राज्य है अपने आप को कई भागों में विभक्त कर लेता है, तब जो है वहाँ पर केंद्र विमुखी शक्तियों द्वारा संघ का निर्माण होता है। कि इस तरह की जो संघ होते हैं वो कोई समझौता नहीं होता, बल्कि वो ऊपर से थोपे जाते हैं, यानी केंद्र के द्वारा राज्यों का विभाजन कर दिया जाता है। तो जो भारत है वहाँ पर जो हमारा जो संघ है वो केंद्र विमुखी शक्तियों द्वारा है, हमारे यहाँ केंद्र से थोपा गया है। जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो छोटे क्षेत्रफल के राष्ट्र हैं इनमें जो है वो केंद्रमुखी, यानी कि विभिन्न जो प्रांत हैं या राज्य हैं उन्होंने मिलकर के आपस में सहयोग के द्वारा संघ का निर्माण किया गया था। तो भारत में जो संघात्मक शासन की जो व्यवस्था की गई है, लेकिन कहीं पर भी संविधान में, हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात वो ये मानते हैं कि भारतीय जो संघ है उसको वो कोई राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि संघ समझौते का, बल्कि किसी ये हमारा जो संघ राज्य है, ये राज्यों का जो संघ है वो संघ के द्वारा थोपा गया संघ है, वो है राज्य है। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। भारतीय जो संघ है उसमें 28 राज्य और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि भारत में संघात्मक राज्य ही क्यों अपनाया गया था, संघात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? यानी संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों के केंद्रीकरण या विभाजन की जो स्थिति अपनाई जाती है, यानी कि शक्तियों को केंद्र करके रखें, इकट्ठा करके रखें या उनको विभाजित कर दें। इन पर 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। पहला होता है एकात्मक शासन और दूसरा होता है संघात्मक शासन। यानी एकात्मक शासन यानी सारी शक्तियां वहाँ पर केंद्र के पास इकट्ठी होती हैं और केंद्र ही उन सारी शक्तियों का
प्रयोग करता है। और संघात्मक व्यवस्था जहाँ केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि भारत ने संघात्मक शासन को व्यवस्था को ही क्यों चुना। क्योंकि भारत जो है वो उसकी जो जनसंख्या है या क्षेत्रफल है वो बहुत सीमित नहीं है। उसकी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में जो अरबों में जो भारत की जनसंख्या है। तो उसके आधार पर हम भारत के जो इसके क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या के आधार पर एक एकात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया जा सकता था। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाति, धर्म, जाति, भाषा यानी बहुत ज़्यादा विविधताओं वाला जो भारत, संस्कृति अलग अलग है, सबकी आचार विचार अलग हैं। तो इतनी ज़्यादा जो विविधताओं वाला जब देश है तो वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना ठीक नहीं होता है। इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये राष्ट्र के हित में और जनता के हित में दोनों के हित में ये निर्णय लिया था कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाना ही उचित है। और इसी कारण भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था। अब है भारत में संघात्मक व्यवस्था और उसका जो संघात्मक स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। तो संघवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की जो समस्त शक्तियाँ का जो विभाजन है वो दो सरकारों के मध्य हो जाता है। जो पहली केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फाइनर ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये वह शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय भाग में क्षेत्र में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में, यानी स्थानीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर दो तरह से सरकारें जो हैं संचालित होती हैं। तो हकीकत में देखा जाए तो जो संघवाद है वो सीमित सरकार का सिद्धांत है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य ही शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था है वहाँ शासन का जो संचालन है तो वो दो स्तर पर किया जाता है। तो इसकी हम जब लक्षणों की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, तो पहली विशेषता जो इसमें प्रमुख रूप से आती है वह है शक्तियों का विभाजन। यानी जितनी भी विश्व में जो संघात्मक व्यवस्था है वहाँ पर जो शक्तियाँ हैं उनको केंद्र और राज्यों के मध्य जो विभाजन किया जाता है उसमें भारत में जो है वो 3 स्तर पर की गई है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची जिसमें 97 विषय हैं जिन पर केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं जिन पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें कि 47 विषय हैं और इन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही जो कानून बनाने का अधिकार है। तो दोनों के ही क्षेत्राधिकार में इन सब विषयों को रखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शक्तियों के विभाजन है वो 3 स्तर पर किया गया है: संघ, राज्य और समवर्ती सूची। दूसरा जो विशेषता आती है वह है संविधान की सर्वोच्चता। यानी कि संविधान जो है सारे जो देश है उसकी सर्वोच्च निधि होती है, सर्वोच्च निकाय होती है। और संसद और राज्यों के जो विधानमंडल है वो दोनों ही संविधान की उल्लंघना नहीं कर सकती हैं। दोनों को ही जो शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त होती हैं। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं और ना ही दोनों एक दूसरे के कार्यों को आदान प्रदान कर सकते हैं। संविधान द्वारा लगाई गई जो मर्यादाएं हैं उनका पालन दोनों को ही करना पड़ता है। और इसी तरह से जो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है दोनों को ही कानून का जो संविधान है उनका पालन करना पड़ता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और जो अन्य जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वो सभी संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र का न्यायपालिका। यानी अन्य जो संघीय संविधान है उनकी तरह से भारत में भी जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। यह जो न्यायपालिका है वो नागरिक अधिकारों को कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है इनसे इनकी रक्षा करती है, इनकी निरंकुशता से रक्षा करती है। यह केंद्र और जो राज्य हैं उन दोनों के मध्य यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, यदि इन दोनों के मध्य किसी भी तरह का टकराव होता है, विवाद होता है तो उनका
निपटारा करती है, समाधान करते हैं, उनमें संतुलन बना के रखते हैं। और उनके जो भारतीय न्यायालय है जो, उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। उसके माध्यम से भारतीय जो न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो एक विशेष उसको शक्ति प्राप्त है कि यदि व्यवस्थापिका कोई कानून ऐसा पारित करती है या संविधान की व्याख्या जो है इस तरह से करती है कि वो जनता के अहित में है या राष्ट्र के अहित में है, तो और यह कार्यपालिका किसी ऐसे कानून को अवैध वो पालन करवाती है जो कि अवैध है, तो न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ये अधिकार है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। अगला है लिखित एवं कठोर संविधान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने भारत की जो संविधान की विशेषताएं थी उनमें भी देखा था कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है। इसमें जो भाग हैं इसके संविधान के 22 हैं, 395 इसके अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 3 परिशिष्ट हैं। यानी भारत का जो संविधान है वो लिखित है और साथ के साथ ये कठोर संविधान भी है। यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों ही अपनी अपनी इच्छा से उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती हैं। जो संशोधन की प्रक्रिया है उसी से उनको गुजरना होता है और उसी के आधार पर ये संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कई राष्ट्र होते हैं जिनमें कि जो संशोधन की प्रक्रिया है बहुत ईजी होती है, बहुत सरल होती है, तो वहाँ क्या होता है, अव्यवस्था फैलती है। और कई देशों में हम देखते हैं कि जो संशोधन की प्रक्रिया इतनी हार्ड होती है कि वहाँ संशोधन किया जाना संभव ही नहीं होता, तो उस देश में भी एक अराजकता की, असंतोष की भावना जनता में देखने को मिलती है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इस तरह की जो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखित संविधान है, कठोर है, लेकिन इतना कठोर भी नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सके। एक लचीला संविधान है, अर्ध लचीला जिसको कहते हैं, अर्ध कठोर और अर्ध लचीला जिस संविधान को कहा जा सकता है। तो इस आधार पर हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक बखूबी विशेषताओं वाला संविधान कहा जा सकता है। नेक्स्ट इसकी जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था की जो लक्षण है वो है उच्च सदन, यानी राज्यों का सदन। भारत में संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है, जो कि राज्यों का सदन है। यानी राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो उसके सदस्य होते हैं। और ये जो प्रतिनिधित्व जो होता है राज्यों का, ये समानता के आधार पर नहीं होता बल्कि जनसंख्या के आधार पर होता है। यदि कोई राज्य छोटा है, उसकी जनसंख्या कम है, तो वहाँ से कम व्यक्ति जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे, और यदि बड़ा है तो वहाँ से ज़्यादा व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हमने देखा कि ये सारी जो है भारतीय संविधान की जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं थी। इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने इसकी विशेषताओं बताया था कि यहाँ संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी कुछ हमारे जो लक्षण हैं वो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो संघात्मक व्यवस्था है वो पूरी तरह से संघात्मक नहीं है। इसकी जो एकात्मक लक्षण है उनको हम आगे की जो वीडियोज हैं उनमें चर्चा करेंगे।